हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप लर्निंग विद बीबीसी में आपका स्वागत करते हैं। और कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं तो करिए फिर भाई, अच्छी बात है। और नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है लीवर यानी कि यकृत पढ़ेंगे। और इससे पहले कुछ हम कहना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो इससे पहले आप वॉच कर रहे हैं, काफी ज्यादा व्यूज आ रहा है, हमें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं या किया जा रहा है, किसके लिए? आपके लिए किया जा रहा है। 20 मिनट की वीडियो में बनाने में पता है 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, शूट करने में और अपलोड करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। और आपको सिर्फ एक लाइक करना या एक शेयर करना, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक लाइक में 2 सेकंड, एक शेयर में 10 से 15 सेकंड लग सकता है। इससे ज्यादा क्या हम लोग का सिर्फ मतलब ये क्या लाइक और शेयर मिलने से कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो कितना अच्छा जा रहा है क्या नहीं है, थोड़ा हम लोग का इससे मनोबल बढ़ता है। जिससे क्या है भाई, आप पढ़ रहे हैं जो है सभी, क्या लाइक के बटन को दबाने में 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगेगा, तो आप लाइक शेयर करिए, थोड़ा मनोबल हम लोग का बढ़ाइए। हम लोग आप किसके लिए सब कर रहे हैं? आप लोग के लिए कर रहे हैं, और आप लोग साथ नहीं देते हैं। तो कृपया वीडियो अच्छी लगी हो या न लगी हो, कम से कम आप कमेंट तो करिए कि क्या सर इसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें सुधार किया जाएगा। और तो थोड़ा लाइक करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर, और लीवर के बारे में हम आज ऐसा पढ़ेंगे जो विज्ञान में कि कसम से आप सच कह रहे हैं, प्यार हो जाएगा लीवर से, कि हमारे लीवर क्या है, क्या कार्य करते हैं, सब चीजें जान जाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। हाउ डू यू, क्या करता है लीवर, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, लीवर की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्या है आज का टॉपिक? क्या है? यकृत। ये फिगर है, यकृत की संरचना है। क्या है? संरचना है यकृत की। इससे पहले हम लोग कुछ क्लास पढ़ चुके थे, जैसे लाइपेज एंजाइम क्या होते हैं, लाइपेज एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, लाइपेज एंजाइम क्या वसा को पाचन यानी फैट को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। ये 3 भागों में बटे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, वसीय और मोनोग्लिसराइड में। इसके फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, एक लोगों का कमेंट आया था कि HCl, भाई देखिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, या कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, या 10th 12th का एग्जाम देने वाले हैं, BSc का एग्जाम देने वाले हैं, आपको जाहिर HCl तो पता ही होना चाहिए ना। HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना। तो वही, अब उसका कार्य क्या है उसके बारे में मैंने बताया कि जीवाणुओं को, यानी भोजन में जब कोई जीवाणु जाता है भोजन के साथ में, तो अब चाहे वो अमाशय में हो गया, वो आग में आ गया, तो HCl क्या करता है? उस जीवाणु को मारने का कार्य करता है, जो खराब बैक्टीरिया है, और इसे अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? HCl। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो HCl करता है। HCl के कारण क्या होता है? भोजन अम्लीय होते हैं। ये सब चीजें मैंने बता दिया था, फायदे और नुकसान। अगर वो क्या भोजन नहीं रहेगा अमाशय में तो भूख जैसा हमें महसूस होगा, लेकिन वो भूख हमें क्या कर रहा है? हमारे अमाशय को HCl क्या कर रहा है? काट रहा है। इसको बचाने के लिए या काटने से बचाने के लिए एक म्यूकस होता है, जिसे म्यूसिन नामक रस निकलता है। और जो जठर यानी कि बात करें हम, अमाशय होता है, अमाशय में जाकर, अमाशय की दीवारों पर जाकर वो म्यूसिन नामक रस चिपका रहता है, जिससे जठर क्या HCl का प्रभाव कम रहता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इससे पहले क्लास में देखिए, बहुत मस्त क्लास है। आज भी क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। आइए हम देर ना करते हुए वॉच करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं। ये क्या है? लीवर है। लीवर की कुछ संरचनाएं मैंने ये देखिए कुछ बना दिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है, या इससे क्या प्रभाव है, या इसके फायदे क्या है, ठीक है? इससे पहले आपसे बात करें सबसे बड़ी, यानी कि बात करें ग्रंथि, सबसे बड़ी अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड की बात करें, लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो है क्या? यकृत है। क्या है? तो यकृत है। ये यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है, ठीक है? और इसकी अगर बात, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई प्रायः 16 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर होती है। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है 16 सेंटीमीटर क्या होगी? ये 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर लंबी, 16 सेंटीमीटर लंबी और 23 सेंटीमीटर चौड़ी।
यानी कि लीवर की लंबाई कितनी होती है तो 16 सेंटीमीटर होती है। और बात करें कि लीवर की जो चौड़ाई होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, तो चौड़ाई ये होती है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भार कितना होता है तो लीवर का भार प्राय यानी कितने में होता है, लीवर का भार इसकी जो ओजनाई है, वजन है, जिसकी भार की बात करें तो 1.5 kg का होता है, किलोग्राम का होता है क्या भार, किसका, लीवर का। लीवर का भार प्राय जो इसका भार है, वेट है, लीवर का वेट 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। इसकी लंबाई कितनी 16 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई 23 सेंटीमीटर होती है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। ठीक है, आपसे अगर बात करें, ये आपको कुछ हम दर्शाते हैं, जैसे पित्ताशय क्या होता है या इसकी लंबाई क्या होती है, ये सब चीजें के बारे में। ये आपका जो ये है पित्ताशय, ये पित्ताशय है। पित्ताशय की बात करें, ये पित्ताशय है, इसकी हम गॉल ब्लैडर यानी कि बात करें पित्ताशय, पित्ताशय है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर होता है। इसकी जो लंबाई की बात करें, ये लंबाई कितनी होती है या इसकी चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई प्राय 8 सेंटीमीटर और इसकी दुगना या इससे कम, यानी कि बात करें पित्ताशय की जो लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर होती है, लंबी होती है, और चौड़ाई इसकी आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो पित्ताशय की लंबाई कितनी होती है, तो होती है कितनी 8 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद यह जो है, ये इसको बाइपिंड के नाम से जानते हैं। बाइपिंड के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, बाइपिंड हो गया। और इसके बात करें, ये पित्ताशय हो गया, बाइपिंड हो गया, इसे हम बोलते हैं क्या, अग्नाशय। इसे अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय, अग्नाशय क्या हो गया, अग्नाशय हो गया। ठीक है, अब आपसे बात करें पित्त नली कौन सी होती है, तो ये होती है क्या, पित्त नली। ये यहां से पित्त नली होती है, पित्त नली होती है, यानी इसे बाइपिंड कहते हैं। और ये क्या हो जाएगी, पित्त नली हो जाएगी। ये पित्ताशय हो गया, गॉल ब्लैडर, इसकी लंबाई जो बात करें 16 सेंटीमीटर, भार की बात करें 1.5 kg, और ये 23 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। पित्त जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। यहाँ अग्नाशय, यहाँ से देखिए अग्नाशय है जो सीधे यानी कि पित्ताशय यानी कि यकृत से ही, लीवर से ही जुड़ा होता है। ये देखिए पत्तीनुमा इसकी आकृति होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, आगे वाला जो पिंड होता है ये वाला, इसे बोलते हैं दायापिंड या दायीपिंड, दायीपिंड, इसे क्या बोलते हैं, दायीपिंड बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, जो इसकी कार्यभार या क्या चीजें हैं। ठीक, पित्ताशय की दीवारों पर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। पित्ताशय की दीवारों पर, ये जो पित्ताशय है, ये वाला पार्ट जो पित्ताशय है, इसके दीवारों पर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, जिसका नाम है पेरोटेनियम। पेरोटेनियम यानी कि बात करें, इसकी दीवार जो, ये दीवार पर ये संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, संयोजी उत्तक ऐसे ये जो है, इसकी दीवारों पर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, पेरोटोनियम। क्या है, पेरोटोनियम। पेरोटोनियम यानी कि यकृत के दीवारों पर एक संयोजी उत्तक पाया जाता है। उत्तक होता है या उत्तक कहते हैं टिश्यू, उसका नाम क्या होता है, पेरोटोनियम। क्या होता है, पेरोटोनियम कहते हैं। यकृत की कोशिकाएं जो होती है, यकृत की कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं। अब जो पित्तरस का निर्माण कहां से होता है, तो पित्तरस का निर्माण प्राय यकृत से ही होता है, प्राय यकृत से ही, यानी यकृत से ही पित्तरस का निर्माण होता है। यहां से क्या हो गया, पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण होता है।
ठीक, आगे जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, तो हिपैटिक सेल कहते हैं। इसकी जो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं इसे प्राय हिपैटिक सेल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाओं को हिपैटिक सेल के नाम से जाना जाता है। हिपैटिक सेल, अगर आपसे कहा जाए कि हिपैटिक सेल क्या होता है, जो यकृत यानी लीवर की जो कोशिका होती है उसे हिपैटिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिपैटिक सेल कहते हैं जो कोशिका द्रव, इसमें कोशिकाएं द्रव भरी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जाने आगे। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपसे बात है, आपके शरीर में या मनुष्य के शरीर में यकृत पाई कहां जाती है, तो जो हमारा उदर गुहा होता है, मैंने आपसे पहले बताया था उदर गुहा कहां होता है, तो उदर गुहा कहां होता है भैया, हमारा जो पेट होता है, ये जो हमारा पेट है, हमारा पेट के, हमने पहले कहा था अमाशय कहां होता है, तो हमारे पेट के दाईं तरफ अमाशय होता है, उदर गुहा के दाईं तरफ अमाशय होता है, और वही बाईं तरफ, मैंने कहा था अमाशय कहां होता है, तो उदर गुहा के बाईं तरफ होता है, लेकिन लीवर कहां होता है, तो उदर गुहा के दाहिने तरफ होता है, यानी कि पीछे साइड की बात करें दाहिने तरफ, अमाशय के बगल में ही होता है। अमाशय इधर हो जाएगा बाईं तरफ, और दाईं तरफ क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगी। ठीक है, इसका रंग धूसर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि धूसर यकृत का रंग कैसा होता है, तो धूसर होता है। धूसर रंग क्या होता है, आपने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं जो बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जो मिट्टी के बर्तन यानी पकाने से पहले यानी जो पक जाती है, तो उसे धूसर रंग कहा जाता है। धूसर रंग यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता है प्राय उसी रंग का क्या होता है, ये यकृत होती है। ठीक है, अब इसकी जो भार मैंने बताया 1.5 kg, मैंने पहले ही बताया 1.5 से 2 kg इसका भार होता है। ठीक है, इसको चारों तरफ, यानी कि अभी मैंने क्या बताया, इसको चारों तरफ से एक कोश क्या होती है, इसको चारों तरफ से एक रखे, यानी कि संयोजक उत्तक जो पाए जाते हैं, जिसे क्या मैंने पेरोटोनियम नाम दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पूरा। अब आपसे बात है, जिस प्रकार हमने कहा ब्रेन होता है, जिस प्रकार हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन को चारों तरफ से मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक कोशिका यानी होती है, एक सेल होते हैं जो हमारे ब्रेन पे, झिल्ली होती है, हमारे ब्रेन को चारों तरफ से ढके रखे रहते हैं। उसी प्रकार से इसको, इस लीवर को चारों तरफ से कौन रखता है, तो वो होता है क्या, पेरिटोनियम होता है। ठीक है, झिल्ली से घिरा होता है। अगर सूजन आ गई दिमाग में तो क्या होता है, इसी प्रकार से मेनिंजिस नामक एक रोग हो जाता है, जब अगर दिमाग में सूजन आ जाती है तो। अब पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो पित्त रस का निर्माण प्रायः लीवर में होता है। अगर आपसे पूछे कि अमोनिया का निर्माण कहां होता है, तो अमोनिया का निर्माण लीवर में ही होता है। अमोनिया का निर्माण कहां होता है, तो लीवर में ही होता है। अमोनिया का निर्माण कहां होता है, तो लीवर में होता है। और पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो कहां होता है, तो पित्ताशय में होता है, लीवर में होता है। और इस लीवर से जो पित्त रस होता है आगे इकट्ठा कहां होता है, तो इस पित्ताशय में होता है। कहां होता है, तो इस पित्ताशय में होता है। ठीक है, ये एक क्या होती है, थैलिक नुमा संरचना होती है। इस प्रकार से थैलिक नुमा संरचना होती है पित्ताशय की। ठीक है, अब पित्त रस का होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं पित्त रस के, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, पित्त रस का निर्माण की बात करें, पित्त रस होता क्या है, तो ये पूरा आखिर आप लोग बना लेंगे बुक में, कॉपी में बढ़िया से। अब आप अगली लाइन डालेंगे क्या, पित्त रस। क्या, पित्त रस। आप
टॉपिक डालिए पित्त रस। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो प्राय कहाँ होता है? लीवर में होता है। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्त रस को हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं। क्या? बाइल जूस। बाइल जूस जिसे क्या बोलते हैं? पित्त रस कहते हैं। पित्त रस को हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस कहते हैं। अब पित्त रस निर्माण कैसे होता है? जिस प्रकार से बात करें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, या लाल रुधिर कणिका बोले, या लाल रुधिर कोशिकाएं बोले, जहां यानी क्या करता है? लीवर पित्त रस यानी आरबीसी लीवर में जाकर क्या करती है? डेथ होती है। लीवर में जाकर, लीवर की में कहा? प्लीहा में आरबीसी का क्या होता है? डेथ होता है। इसीलिए इसे आरबीसी का बैंक भी कहते हैं। किसको? प्लीहा को। आरबीसी का बैंक कौन कहलाता है? तो प्लीहा कहलाती है। आरबीसी का डेथ यानी कि मृत्यु कहां होती है? तो प्लीहा में होती है। मृत्यु कहां होती है? तो प्लीहा में होती है। और आरबीसी का बैंक कौन कहलाता है? लाल रुधिर कणिका का बैंक कौन होता है? तो प्लीहा होता है। प्लीहा कहां होता है? तो लीवर में होता है। प्लीहा कहां होता है? लीवर में होता है। और जो प्लीहा कहां होता है? लीवर में होता है। आरबीसी का बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाती है। आरबीसी की डेथ कहां होती है? तो प्लीहा में होती है। ये आप कायदे से लिख लीजिएगा। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है। अब इसका निर्माण, जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, मृत एवं निष्क्रिय, जो आरबीसी की बात है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, जो आरबीसी जो होते हैं, वो देखिए जब क्या जो ब्लड होता है, ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है? ये लीवर करता है। और लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं, या फिर आरबीसी में जो कोशिकाएं होती हैं, या आरबीसी जो है, जो निष्क्रिय हो चुका है, मृत हो चुका है, वो क्या करता है? लीवर यहां से उठा के प्लीहा भेजता है। और प्लीहा इसीलिए क्या कहलाती है? कब्रिस्तान कहलाती है। और आरबीसी इसीलिए इसे बैंक बोला जाता है। क्या? आरबीसी का बैंक बोला जाता है। किसको? प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है। अब आगे आरबीसी में क्या होता है? विखंडन की बात करते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? विखंडन होता है। और जिससे क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। समझिए बात को। आरबीसी आई यकृत में। कौन? आरबीसी यकृत में आती है, लीवर में आती है। क्या होता है? उसे मेच्योर करने यानी कि फिल्ट्रेशन के कार्य करना स्टार्ट कर देता है। जो इसमें क्या होता है? जो मृत या निष्क्रिय क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं, या जो आरबीसी होता है, उसे धीरे धीरे किसमें कहां कन्वर्ट करता है? प्लीहा में भेज देता है। जो आरबीसी की हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का विखंडन करता है। और विखंडन करने के बाद में जो चीज यानी जो निष्क्रिय है, साथ में हीमोग्लोबिन को विखंडन करता है। कौन? लीवर। और विखंडन करने के बाद में जो निष्क्रिय होता है, जो भी चीज होता है, उससे क्या करता है? प्लीहा में भेजकर, और जिससे क्या किसका निर्माण होता है? तो बाइल जूस का निर्माण यानी पित्त रस का निर्माण होता है। समझ गए? पित्त रस का निर्माण किससे होता है? आरबीसी के विखंडन से। और जो ये यकृत है, इसकी कोशिकाएं जो यानी कि निष्क्रिय है और मृत हो चुकी हैं, उससे ही किसका? पित्त रस का निर्माण होता है, यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। कहां होता है? तो प्लीहा में होता है। प्लीहा में होता है। इसलिए आरबीसी को बैंक कहा जाता है। किसको? प्लीहा को कहते हैं। समझ गए? आगे बात करें हम। ठीक है। और जो यानी कि तार्किक यानी कुप्फर कोशिकाएं पित्त रस तैयार करती हैं। अब इसमें कोई कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? कुप्फर। इसे मैंने पहले ही एक बार आपको बता दिया कि कुप्फर कोशिकाएं किसे कहते हैं? कुप्फर कोशिकाएं किसे कहते हैं? सेल। कुप्फर सेल या कुप्फर कोशिकाएं। कुप्फर कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो पित्त रस का निर्माण करने का कार्य होता है। पित्त रस का निर्माण करने का कार्य होता है। यहां ऐसे आप ऐसे लिखिए। आरबीसी हो गई। आरबीसी में जो ठीक है हीमोग्लोबिन की बात करें तो यकृत की कोशिका हो गई। ठीक है। यकृत की कोशिका हो गई। ये क्या होती है? फिर आरबीसी का डेथ जो होता है यानी हीमोग्लोबिन। अब इसी में क्या होता है? विखंडन होते हैं। कौन? ये हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है। और आरबीसी की जो मृत होती हैं, ये फिर कहाँ इकट्ठा होती हैं? तो ये होती है प्लीहा में।
प्लीहा में होते हैं, इसलिए इसे हम बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? हम इसे बैंक बोलते हैं। और बात करें अब जो यानी कि कुपर कोशिका है किसका? यानी पितरस का। अब इतना हो गया। अब पितरस का निर्माण कैसे होता है? पितरस का निर्माण इन्हीं की बात करें, हीमोग्लोबिन के विखंडन और विखंडन कारण और एक कुपर कोशिका होती है। कुपर कोशिका होती है, कोशिका जो पितरस का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? पितरस का निर्माण करती है, यानी बाइल जूस का निर्माण करती, बाइल जूस का निर्माण करती है। इतना समझ गए। आगे बात करें आरबीसी, आजमृत यानी कि यही पितरस का निर्माण करती कौन? जो डेड आरबीसी होती है। ये 28 से अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या बताया मैंने? इसकी यानी कि बात है किसी पितरस की जो यानी कि लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। पितरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस में इसमें बात करें बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कोई एंजाइम पाई जाती है पितरस में तो भाई आप क्या बोलेंगे? नो, नेवर। पितरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट आदि चीजें पाई जाती हैं। किसमें? इसमें पितरस में या फिर पिताशय में। पितरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट पाए जाते हैं, फिर टोरोकोलेट पाए जाते हैं, लेकिन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यहां आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां लिख लीजिए। पितरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं और साथ में सोडियम ग्लाइकोलेट पाए जाते हैं और साथ में ही टोरोकोलेट भी पाए जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या एंजाइम पाए जाते, लेकिन नहीं, एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ चीजें जैसे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, फिर उसके साथ में टोरोकोलेट हो गया, ये सब चीजें पाई जाते हैं, लेकिन क्या एंजाइम पाए जाते हैं? नथिंग। पितरस बिलिरुबिन का निर्माण करते हैं। अब जो बिलिरुबिन होता है यही तो, बिलिरुबिन क्या होता है? जो रस होता है, पीलापन होता है, जो भी चीज तो बिलिरुबिन की बात करते हैं। पितरस में क्या होता है? पितरस में बिलिरुबिन का निर्माण होता है। इसी में बिलिरुबिन, अभी आपको आगे बताएंगे कि इसका कार्य क्या होता है। पितरस, ये चीजें बिलिरुबिन का पितरस में किसका? पितरस में बिलिरुबिन का निर्माण होता है। किसका? बिलिरुबिन का। बिलिरुबिन का निर्माण होता है। यहां आप लिख सकते हैं हिंदी में बिलिरुबिन, यानी पितरस में बिलिरुबिन का निर्माण होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। इसका बिलिरुबिन का कारण ही यानी कि रंग कैसा होता है? पीला होता है। और पीला होता है, बिलिरुबिन का जो कलर होता है वो प्राय पीला होता है। और यही जो पितरस यानी कि लीवर बनाता रहता है और यहाँ जाके पित्ताशय में स्टोर होता रहता है। किसी कारणवश पितरस का निर्माण ज्यादा होने लगता है, यानी जब लीवर यानी कि आरबीसी की डेथ ज्यादा होने लगती है, लीवर कमजोर पड़ जाता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का विखंडन ज्यादा होने लगता है, हीमोग्लोबिन का विखंडन ज्यादा होने लगता है और किसकी कोशिकाएं ज्यादा मृत होने लगती हैं, तो बिलिरुबिन का निर्माण ज्यादा होने लगता है, यानी मृत कोशिकाएं ज्यादा होती हैं और प्लीहा से होकर ये
ये क्या है, प्लीहा है, और प्लीहा से होकर पिताशय में आकर ये यही प्लीहा है, प्लीहा, प्लीहा से होकर ये कहां के स्टोर होने लगते हैं, पिताशय में। और ये जब विखंडन होने लगता है, आरबीसी का विखंडन होने लगता है, हीमोग्लोबिन का, और कोशिकाओं का मृत्यु होने लगता है अधिक, किसी कारणवश लीवर कार्य करना कम कर देता है, तो ये पिताशय में आकर यही बाइल जूस जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन आकर इसी पिताशय में इकट्ठा होने लगता है, और कलर कैसा होता है, पीला होता है, और धीरे धीरे क्या करता है, फिर ये ब्लड में जाके पूरे बॉडी में मिल जाता है, और हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, पीली पड़ने लगती है। इसे हम क्या बोलते हैं, हमें पीलिया हो गया, क्या बोलते हैं, पीलिया हो गया है। देखा होगा किसी को अगर काफी पूरी बॉडी में पीलापन आता है, किसके कारण आता है, तो बिलिरुबिन के कारण आता है, उसे क्या हो जाता है, पीलिया हो जाती है। बिलिरुबिन का निर्माण कैसे होता है, तो पिताशय से होता है। कैसे होता है, जब कोशिकाएं अधिक मृत होने लगती है, विखंडित होने लगती है, हीमोग्लोबिन मृत कोशिकाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो प्लीहा में जाती है, प्लीहा कहां भेजता है, सीधे यानी पिताशय को ट्रांसफर कर देता है, और ये पिताशय में अधिक होने के कारण बिलिरुबिन पूरे ब्लड से होते हुए पूरी हमारे बॉडी में, पूरी कोशिकाओं में फैल जाती है, जिससे क्या हमें पीलिया रोग यानी कहते हैं पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, समझ गए। आगे आपसे बात करें यही पित्तरस, अभी हमने क्या पढ़ा, अमाशय में हमने पढ़ा था कि जो अमाशय होता है, अमाशय में जो जूस होते हैं, जो रस होते हैं, जो जठर रस की बात करें, हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें, जो होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं, अम्लीय में होते हैं। लेकिन यही पित्तरस आके जाके क्या करती है, अमाशय में यानी कि छोटी आंत या आंत में वो क्या करती है, वो छालिया में बना देती है। यानी कि छालिया का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमने पैरामीटर पहले बताया था, यानी 7 से एबव क्या हो जाएगा, अगर होगा तो क्षारीय हो जाएगा, पीएच मान अगर 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 पीएच मान रहेगा तो उदासीन या मंद कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें पित्त वसा होती है, पित्त में यानी कि जो फैट होता है उसमें कौन कौन से ऐसे घुलनशील विटामिन होते हैं, तो आपको बताते हैं। इसको आप लिख लेंगे बढ़िया से। देखिए, पित्त रस में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, पित्त रस में, बाइल जूस में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो एक नाम याद कर लीजिए, क्या, कीड़ा से याद कर लीजिए, कीड़ा। अरे कहते भाई ये देखो, ये कीड़ा है, ये कौन सा कीड़ा है, तो कीड़ा मतलब क्या, पित्त रस में कौन सी विटामिन जो क्या घुली होती है, कीड़ा मतलब क्या, यही विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी ए डी ई के, ये ऐसा सीधा नाम लिख लीजिए इसका, एडीई के। कीड़ा को उल्टा को सीधा कर लीजिए, एडीई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के क्या करता है, यही सबसे महत्वपूर्ण क्या, रक्त का थक्का बनाने में काफी क्या होता है, सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, आगे, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, कब होता है, कैसे होता है। अब यही जो क्या होता है, ये पित्तरस कैसा हो गया, ये पित्तरस क्या हो गया, क्षारीय हो गया ना। क्षारीय कौन बनाता है, यही पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय ही पित्तरस ही क्या होता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। जो एंजाइम की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, पित्त आंत में जो पित्त रस होता है, जो पित्त होता है, आंत में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर जो एंजाइम होता है, एंजाइमों की क्रियाओं को काफी तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि इन क्रियाओं के साथ साथ क्या होता है, भोजन के साथ में अम्लीय की माध्यम को हटाकर क्षारीय माध्यम में कर देता है। ये पित्त रस या पित्त आंत में जाकर इनकी जो रनिंग पॉइंट काफी फास्ट हो जाती है, और ये अम्लीय से फिर क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। कौन, तो पित्तरस या पित्ताशय की बात करें। ठीक है, ये अब क्या होता है कि बाइल जूस पित्तरस क्या होता है, क्षारीय कर देता है। फिर यकृत की बात करें, यकृत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय
में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? तो ये यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, ये सब चीजें क्या करती हैं? काफी ज्यादा भाग होते हैं, उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब चीजें किसमें भाग लेते हैं? तो हमारे उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो आप यहां लिखेंगे, ध्यान को लिखेंगे, यकृत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कि उपापचय क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, यकृत में क्या करते हैं? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यकृत क्या करता है? अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया क्या होता है? NH3 ये काफी जहरीला पदार्थ होता है। जो आपसे बात करें किस जंतु में सर्वाधिक अमोनिया का निर्माण होता है, तो फिश यानी कि मछली। क्यों? जो जंतु सर्वाधिक यानी पानी का ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, उसमें NH3 यानी अमोनिया का निर्माण सर्वाधिक होता है, जैसे मछली। ये अमोनिया प्राय क्या होता है? बहुत ही नुकसानदेह होता है, यानी कि बहुत ही जहरीला होता है। ठीक है। अब एक चीज आपको बताते हैं, देखा होगा जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ होती है, किस प्रकार से डेथ होती है? जैसे वो किसी पॉइजन का प्रयोग कर ले, या पंखे से लटक कर, किसी प्रकार से लटक कर क्या करे? अपनी जान दे दे, यानी कि आत्महत्या कर ले किसी प्रकार से। और यानी जैसे गले में क्या करे? फंदा लगा ले। गले में फंदा लगा लेगा तो जो ऑक्सीजन होगा, क्या ऑक्सीजन परवाह नहीं करेगा? क्या करेगा? ऑक्सीजन परवाह नहीं करेगा। और धीरे धीरे क्या होता है? अमोनिया की मात्रा काफी तेजी से हो जाती है और पूरे ब्लड में फैल जाती है। और अमोनिया क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है, और जिससे क्या होती है? उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसीलिए क्या हम कभी पॉइजन खाता है कोई व्यक्ति, या फिर खंबे यानी पंखे से लटक कर कोई व्यक्ति जब डेथ कर होता है, तो प्रायः किस चीज का हमें रिसर्च करते हैं? तो किडनी में या सॉरी लीवर में जाकर उसका रिसर्च करते हैं कि किस कारण, क्यों, कैसे उसका डेथ हुआ। ठीक है। अब यही हो गया उंगली है। उंगली क्या करिए? उंगली को किसी चीज से बांध दीजिए, किसी चीज से बांध दीजिए, और यहां से फिर आगे प्रवाह ना कर पाएगा, रक्त जा ना पाए, तो धीरे धीरे क्या इसमें अमोनिया का निर्माण होने लगा। कि पानी से तुम कहते हैं अमोनिया ना, लेकिन इसमें बोन्स में ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो पानी को स्टोर करके पहले रखी होती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इसे यूज करेंगे, तो वो क्या धीरे धीरे रिलीज होकर अमोनिया का निर्माण कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगा और वो नुकसान कर देगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक। अब इसे कन्वर्टिंग के क्या हम क्या करते हैं? जैसे लीवर के जो कार्य होते हैं इसको मिटा दे रहे हैं। लीवर का कार्य की बात करें, ये देखिए, जो लीवर के कार्य की बात करें, लीवर क्या करता है? प्रोटीन की अधिक मात्रा को, लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को, प्रोटीन की अधिक मात्रा को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसमें बदलता है? तो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यानी कि प्रोटीन की अधिक मात्रा को, अगर आप कितना भी प्रोटीन लीजिए, चाहे जितना लीजिए, कितना भी डोज लीजिए, लेकिन हमारी बॉडी को जितना हो सकता है प्रोटीन की, उतना लीवर क्या करेगा? लेगा, और उसके बाद इसमें क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट में इसको क्या करेगा? बदल देगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या करेगा? बदल देगा। किसको? प्रोटीन को। कौन? लीवर। तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा का वसा में प्रोड्यूस करता है। फिर तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा को, किसमें बदलता है? तो वसा यानी कि फैट में बदल देता है। कौन? लीवर। अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई तो उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी तो उसे वसा में बदल देगा। ठीक है। और आज की क्लास इतना ही हम लोग करेंगे। आगे क्लास फिर तो अगले टॉपिक में करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ, लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आप वॉच कर सकें। लाइक की बात करें, आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक करिए, वीडियो देखिए, लाइक करने में 2 सेकंड जाता है, शेयर करने में 2-3 सेकंड जाता है, आपको कुछ होने वाला नहीं है, ना इससे हम लोग को कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग को क्या होता है कि जैसे और आगे कुछ करने का मन बढ़ता है, मन करता है। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही तक, आज की क्लास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।